गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 1 मार्च 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी इन इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हाल ही में भारत के कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज मुंबई, ऑप्शन सी इज कोची एंड ऑप्शन डी इज हैदराबाद। सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो सेंटर है तेलंगाना के हैदराबाद में ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। अब ये है क्या? C4IR यानी कि सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये दुनिया का पहला थीम बेस्ड थीमेटिक सेंटर बनेगा जो कि हेल्थ केयर और लाइफ साइंस पर फोकस करेगा। पहला पॉइंट तो अपने ये ध्यान रखना है। सेकंड जो है कि इसका एम क्या होगा? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का C4IR इनिशिएटिव है, इसका एम है कि टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है उसको ज्यादा से ज्यादा हार्नेस करना, उसको यूज करना, सो दैट जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इकोनॉमीज हैं और जो सोसाइटीज हैं, इन सभी की इक्वली जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो, सभी को क्या है इक्विटेबल जो बेनिफिट्स हो। एक इसका ये एम है। जो 4IR है, ये इसका मतलब क्या है? जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर किसी भी चीज की प्रोडक्शन होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन करनी टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह हो गया, तो इसको बोलते हैं हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद। क्योंकि यहाँ पर आपको सिटी पूछी है तो आप हैदराबाद आंसर देंगे। अगर आपको स्टेट पूछा जाता तो तेलंगाना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो कंट्री पूछा जाता है तो इंडिया। तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो भारत में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी इज तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज पहली बार जो हर्पेटोफोनल्स होते हैं, हर्पेटोफोना क्या होता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या? जैसे छिपकली हो गई, जैसे स्नेक्स हो गई, जो रेंगते हैं, वो वाले एनिमल्स जो रेंगते हैं उनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो उनका सर्वे हुआ है कहां पर? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तमिलनाडु में। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो कि इंडिया में स्टैब्लिश होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज juice jacking is a term recently seen in news. It is related to juice jacking एक टर्म जो है हाल ही में न्यूज में देखी गई है। ये किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए है अ हेल्दी ड्रिंक, ऑप्शन बी है अ न्यूली डिस्कवर्ड इंसेक्ट, ऑप्शन सी है साइबर अटैक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस जैकिंग जो है ये एक साइबर अटैक की फॉर्म है, जहां पर क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं, जो हैक करते हैं आपकी डिवाइस, वो मालवेयर को लोड करते हैं कहां पर? जो पब्लिक प्लेसेस पर चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, सो दैट अगर आप वो चार्जिंग स्टेशन को यूज करके अपनी डिवाइस चार्ज करोगे तो वो आपकी जो डिवाइस है हैक कर लेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो डेटा है उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो डिवाइस लॉक हो जाती है, आपका पर्सनल डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है, पासवर्ड्स वगैरह भी आपके एक्सपोर्ट हो जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स पर। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूजर्स को बोला है कि आप मोबाइल फोन्स को पब्लिक पोर्ट्स जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, ट्रेन हो गई, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर जो है उसको चार्ज मत करो, क्योंकि ये जो अटैक्स हैं ये मेनली पब्लिक स्पेसेस से ही रिपोर्ट किए गए हैं। कोई एयरपोर्ट हो गया, कोई होटल हो गया, शॉपिंग सेंटर वगैरह हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज साइबर अटैक। Next question is the Harit Nauka Initiative Green Transition Guidelines for Inland Vessels has been launched in which country? हरित नौका इनिशिएटिव जिसको इंग्लिश में ग्रीन ट्रांजिशन गाइडलाइंस फॉर इनलैंड वेसल्स बोला जाता है, ये किस देश में लॉन्च किया हुआ गया है?
ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज नेपाल, ऑप्शन सी इज बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इज भूटान। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरित नौका ग्रीन ट्रांजिशन गाइडलाइंस फॉर इनलैंड वेसल्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है इंडिया में। इसका एम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के फोकस को लेआउट करना, किस चीज पर? जो इनलैंड वेसल्स हैं उनको ग्रीनर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत का पहला इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल जो है ये लॉन्च किया है हरित नौका इनिशिएटिव के अंडर। और ये जो पहली वेसल है कोचीन शिपयार्ड ने मैन्युफैक्चर की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द 166th मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा देश जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 166th मेंबर बना है? ऑप्शन ए इज स्वीडन, ऑप्शन बी इज अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इज बेल्जियम एंड ऑप्शन डी इज तिमोर लेस्ते। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिमोर लेस्ते जो है 166th मेंबर बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 26 फरवरी 2024 को। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कॉमोरस है ये 165th मेंबर बना है। तो अभी करंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 166 मेंबर हो गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट और फैसिलिटेट करता है। इसकी रिसेंटली 13th कॉन्फ्रेंस हुई है, कहां पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकपाल एंड लोकयुक्ता इन इंडिया आर विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस? लोकपाल और लोकयुक्ता जो है भारत में किस टाइप के इंस्टीट्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन बी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन सी है स्टेट्यूटरी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकपाल एंड लोकयुक्ता जो है ये लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 के अंडर इंस्टीट्यूशंस बने थे। जो लोकपाल है ये यूनियन के लिए और लोकयुक्ता जो है स्टेट्स के लिए। इनका काम क्या होता है? मिडल मैन, ओम्बड्समैन की तरह काम करते हैं। कोई भी करप्शन अगर किसी के अगेंस्ट, कोई पब्लिक फंक्शनरी के अगेंस्ट होता है उसकी इंक्वायरी वगैरह करना है उसके रिलेटेड मैटर्स की। लोकपाल जो है मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, 8 मेंबर्स, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। और अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM खनविलकर ये अपॉइंट किए गए हैं लोकपाल चेयरपर्सन, किनके द्वारा? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनके वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? एक प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, देन स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी ऐसे जज जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं क्योंकि एक एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has decided to repeal world first law banning tobacco sales for future generations? कौन से देश ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड का, दुनिया का पहला लॉ जिसके अंडर टबैको की सेल्स को बैन किया जाता है आने वाली जनरेशंस के लिए, उसको रिपील करेंगे? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो रिपील क्या होता है? रिपील होता है किसी भी लॉ को खत्म कर देना या फिर ऐसे कर देना कि अब वो लॉ इनवैलिड हो गया, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो दुनिया का ऐसा पहला देश है न्यूजीलैंड जिसने दुनिया का जो पहला लॉ था जिसके अंडर टबैको सेल्स को बैन किया गया था फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उसको रिपील करेगा। जुलाई से ये इफेक्ट में आएगा। बहुत ही टफेस्ट एंटी टबैको रूल्स थे दुनिया के ये, जो कि जिनकी रूल्स के अंडर जो टबैको की सेल थी वो बैन हो जाती अगर ये इम्प्लीमेंट होता 1 जनवरी 2009 के बाद। और जो निकोटिन कंटेंट है स्मोक्ड टबैको प्रोडक्ट्स में और नंबर ऑफ टबैको रिटेलर्स हैं वो भी 90% से ज्यादा कम हो जाते, बंद हो जाते। तो अभी ये जो लॉ है रिपील हो जाएगा, यानी कि अब ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। कहां पर? न्यूजीलैंड में। तो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम द 3rd स्टेट after Uttar Pradesh and Haryana to enact law holding writers liable for damages? कौन सा राज्य है भारत का ऐसा जो कि तीसरा राज्य बनेगा यूपी और हरियाणा के बाद
जहां पर एक लॉ इनैक्ट होगा कि जो राइटर्स हैं, जो लोग दंगे वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो भी डैमेज हुआ दंगों की वजह से उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज पंजाब एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड जो है तीसरा स्टेट बनेगा यूपी और हरियाणा के बाद जो कि ऐसा लॉ इनैक्ट करेगा। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है जो राइटर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा डैमेज के लिए, चाहे कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की डैमेज होती है, चाहे कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट है वो डैमेज होती है, सो दैट फाइनेंशियल जो भी लॉसेस होंगे उनके लिए लायबल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो राइटर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन ए दैट इज उत्तराखंड। ऐसे एग्जांपल्स आप कोट भी कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।